हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रेकअप की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि ब्रेकअप से कैसे ओवरकम होते हैं, साइकोलॉजिकली कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ब्रेकअप से ओवरकम होने के। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, जो ब्रेकअप होता है, दरअसल दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह का जो रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, बहुत सारे तरह के रिलेशनशिप होते हैं। ब्रेकअप को स्पेशली आइडेंटिफाई किया जाता है लव रिलेशनशिप के टूटने के तौर पर। अगर दो लोगों के बीच में जो लव रिलेशनशिप है, जब लव रिलेशनशिप टूटता है तो उसको ब्रेकअप बोलते हैं। उसको ब्रेकअप बोलते हैं, मतलब दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप टूट रहा है उसको ब्रेकअप बोलते हैं। अब जब भी रिलेशनशिप टूटता है तो उसमें एक व्यक्ति तो बेनिफिशियरी होता है और एक व्यक्ति सफरर होता है। अब ये क्या होते हैं, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेनिफिशियरी क्या होता है और सफरर क्या होता है। दोस्तों, जो बेनिफिशियरी होता है और जो सफरर होता है, बेनिफिशियरी दरअसल उसके लिए इस ब्रेकअप से ओवरकम करना बहुत आसान होता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर, मेरा जो पार्टनर है वो इतना इजीली मूव ऑन कैसे हो गया, मतलब उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, वो तो धड़ल्ले से फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है, वो तो इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल रहा है, वो तो इधर उधर घूम रहा है, खूब मस्ती वाले स्टेटस लिख रहा है, जबकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं तो इस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों, जो इजीली मूव ऑन हो जाता है ये बेनिफिशियरी होता है, जबकि जो इजीली मूव ऑन नहीं हो पाता वो सफरर होता है। बेनिफिशियरी जो होता है उसके हाथ में जो ये रिलेशनशिप होता है उसका लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, जबकि जो सफरर होता है उसके हाथ में लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, ये लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। दोस्तों, जैसे एक कंपनी होती है, उस कंपनी का एक मालिक होता है, बॉस होता है, और बाकी उसके एम्प्लॉयज होते हैं। जो कंपनी से रिलेटेड जो डिसीजंस है, जो वो सिस्टम है कंपनी का, वो पूरा का पूरा मालिक के कंट्रोल में होता है, एम्प्लॉयज के कंट्रोल में नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में, कंपनी का कंट्रोल बॉस के हाथ में, एम्प्लॉयज के हाथ में नहीं है। तो सिस्टम के रेफरेंस में अगर लोकस ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो बॉस के हाथ में है लोकस ऑफ कंट्रोल, जबकि एम्प्लॉयज के हाथ में लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो उसी तरह से जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस बेनिफिशियरी के हाथ में होते हैं, वो रिलेशंस बेनिफिशियरी के हाथ में होते हैं। तो जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो तो बेनिफिशियरी के हाथ में होता है, सफरर के हाथ में लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं होता। तो बेनिफिशियरी जो लोकस ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, जबकि जो सफरर है वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है, होपलेस फील करता है, वर्थलेस फील करता है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है सफरर, लोकस ऑफ कंट्रोल उसके हाथ में ना हो पाने की वजह से। जो बेनिफिशियरी होता है उसको एग्जैक्टली ये पता होता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो क्यों ब्रेक किया जा रहा है। वो पहले से इस चीज की प्लानिंग कर चुका होता है कि भाई मुझे ये रिलेशनशिप छोड़ना है, मुझे कुछ नए रिलेशनशिप में जाना है, कुछ नए रिलेशंस बनाने हैं। तो उसके चक्कर में वो पूरी प्लानिंग कर लेता है उस चीज की और धीरे धीरे अपने आप को हटाने की कोशिश भी शुरू कर देता है। और तो बेनिफिशियरी जो होता है उसको इस रिलेशनशिप को तोड़ने में बेनिफिट ही मिल रहा होता है, इसीलिए उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। और जो सफरर है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, दरअसल उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, उसका तो एक्सपेक्टेशंस होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, रिलेशनशिप आगे भी अच्छे से चले। तो ये सफरर की एक्सपेक्टेशंस होती है, जबकि बेनिफिशियरी की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। तो बेनिफिशियरी की जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती तो उसको रिलेशनशिप ब्रेक करने में ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा होता है, जबकि सफरर को बेनिफिट नजर नहीं आ रहा होता, इसीलिए ये बहुत ज्यादा परेशान होता है, जबकि बेनिफिशियरी परेशान नहीं होता। तो बेनिफिशियरी को एग्जैक्टली कारण पता होता है कि ब्रेकअप क्यों किया जा रहा है, जबकि सफरर को कारण नहीं पता होता। इस कारण सफरर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। सफरर ये कोशिश करता रहता है कि कैसे ही करके उसको वो कारण पता चल जाए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो बार बार बेनिफिशियरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बेनिफिशियरी के जो रिलेटिव्स है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उनको बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कॉल करता रहता है और ये जानने की कोशिश करता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है वो मेरे साथ, मेरे से आखिर ऐसी क्या गलती होगी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के जा रहा है, वो मेरी लाइफ से दूर होता जा रहा है या वो मुझे अपनी लाइफ से दूर कर रहा है। तो ये सब जानने की कोशिश में वो
लगा रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि बेनिफिशियरी क्या होता है और सफरर क्या होता है। बेनिफिशियरी के लिए मूव ऑन होना बहुत आसान है, वो बहुत इजीली मूव ऑन हो जाता है, लेकिन जो सफरर है वो इजीली मूव ऑन नहीं हो पाता। तो ये जो ब्रेकअप से मूव ऑन होने का जो प्रोसेस है, ये स्पेशली फोकस है सफरर के लिए। हालांकि बेनिफिशियरी भी थोड़ा बहुत परेशान होता है, लेकिन इतना नहीं जितना सफरर परेशान होता है। तो हम अभी बात करेंगे कि इसकी स्टेजेस कौन सी होती है जिससे सफरर इस चीज से बाहर आता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला स्टेप आता है, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो स्टेज ये होती है, सबसे पहले तो जो सफरर होता है उसको शॉक लगता है और साथ में वो हमेशा डिनाइल मोड में रहता है। जैसे ही सफरर को ये पता चलता है कि उनका रिश्ता टूट चुका है, बेनिफिशियरी ये अनाउंस कर चुका है कि भाई अब हम ना तो आपस में बात करेंगे, ना हम मिलेंगे, ना हमारे बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होगा, ना तुम मेरे किसी फ्रेंड से या मेरे किसी रिलेटिव से इस तरह की कोई बातचीत करोगे, तो उस बात को सुन के सफरर को बहुत गहरा सदमा लगता है। और जब गहरा सदमा लगता है तो वो एकदम डिनाइल मोड में रहता है। डिनाइल का मतलब वो इस इवेंट की रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो स्वीकार ही नहीं करता है कि ऐसा हो भी गया है क्या, क्योंकि वो पहले से अपने ब्रेन में प्रिपेयर्ड नहीं होता, इसलिए इस चीज को एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। वो एकदम टोटली डिनाई करता है कि नहीं, हमारा ब्रेकअप हो ही नहीं सकता, वो जो मेरा पार्टनर है वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, या वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, देख लेना वो जल्दी लौट के आएगा। तो वो इस चीज के लिए कंप्लीटली डिनायल मोड में रहता है। तो दोस्तों ये जो होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसके अंदर उसको बहुत गहरा सदमा लगता है और साथ में वो डिनाइल मोड में रहता है। और इस डिनाइल मोड में वो अपने बेनिफिशियरी को मनाने में लगा रहता है। और गाना कुछ इस तरह का चलता है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो दोस्तों ये जो है स्टेज है शॉक और डिनाइल की, ये कुछ टाइम तक रहती है। इसके बाद जो स्टेज आती है, जो सेकंड स्टेज आती है, वो आती है एंगर की। जो सफरर होता है उस सफरर को बहुत तगड़ा गुस्सा आता है इस चीज को लेके। बेसिकली उसको जो गुस्सा आता है वो गुस्सा आता है अपनी हेल्पलेसनेस के कारण, बहुत तगड़ा गुस्सा आता है। और उस गुस्से के कारण वो जो उसके कॉलिंग नंबर्स है उसको डिलीट कर देता है, उसके फोटोज है वो डिलीट कर देता है, उससे जिस भी तरह का कांटेक्ट हो सकता है उस सारे कांटेक्ट को डिलीट कर देता है। और आसपास जो लोग भी उससे जब बातचीत कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर आउटबर्स्ट होता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन सा होने लग जाता है। तो ये वाली जो फेज़ होती है ये एंगर की फेज़ होती है। और इस एंगर की फेज़ में अगर आसपास वाले इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते तो वो इस एंगर की फेज़ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो सफरर होता है उसकी जो फैमिली लाइफ है वो भी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि फैमिली पर्सन्स को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई वो इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। तो अगर एंगर की फेज़ को नॉन डिफेंसिवली या एम्पैथेटिकली, सहानुभूति के रूप में अगर डील किया जाए तो एंगर काफ़ी कम हो जाता है। तो जब कुछ समय तक ये एंगर की फेज़ रहती है, इसके बाद जो थर्ड फेज़ आती है वो आती है बार्गेनिंग की फेज़। बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो सफरर होता है वो हर तरह से इस कोशिश में लगा होता है कि कैसे भी करके सब कुछ नॉर्मल हो जाए। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज़ भगवान कैसे भी करके उसको वापस मेरे जीवन में भेज दो, कैसे भी करके मेरा रिश्ता वापस वैसा का वैसा नॉर्मल कर दो, आप कहोगे मैं वो कर लूँगा, बस इस बार आप एकदम सही कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज़ 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 ये चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाए। वो पूरी तरह से बार्गेनिंग में लगा होता है और वो अपने लाइफ को जो सैड सॉन्ग्स होते हैं उन सैड सॉन्ग्स के साथ कनेक्ट करता रहता है, जोड़ता रहता है। या कहीं पे भी मूवी के अंदर कोई भी सीन आ रहा है, अगर मान लो वहाँ पे ब्रेकअप का या कोई भी ऐसी स्टोरी आ रही है जिसके अंदर लव ट्रायंगल हो रहा है या ब्रेकअप का सीन आ रहा है, तो वो अपने आप को उससे कनेक्ट करने लग जाता है, जोड़ने लग जाता है कि भाई उसको हर सैड स्टोरी अपनी ही स्टोरी नजर आने लग जाती है। हर सैड स्टोरी के अंदर खुद को ही देखने लग जाता है कि जैसे ये सब कुछ मूवी के अंदर नहीं हो रहा, ये उसके साथ हो रहा है। तो हर चीज को अपने साथ जोड़ने लग जाता है जब ये बार्गेनिंग वाली फेज आती है। दोस्तों जब ये बार्गेनिंग वाली फेज ओवर होती है तो इसके बाद जो फेज आती है वो फोर्थ फेज आती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन के अंदर दरअसल क्या होता है कि जो सफरर को जो होपलेसनेस फील हो रही है, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, जो उसको लोनलीनेस जो फील हो रही है, क्योंकि जैसे पार्टनर अलग चला गया उसके अंदर विड्रॉल्स आते हैं, उससे जो जिस टाइम पे उसकी बातचीत होती थी उस टाइम पे पर्टिकुलरली विड्रॉल्स आते हैं। अगर मान लो रात को बात हो रही थी तो रात का टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर दोपहर में जिस भी टाइम मान लो 4 से 5 के बीच में बात होती थी तो उसको 4 से 5 बजे के बीच में विड्रॉल्स आते हैं। बहुत अजीब सा फील करता है वो उस टाइम।
तो ये जो विड्रॉल्स है, ये विड्रॉल्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस सी क्रिएट कर देते हैं कि जैसे ही विड्रॉल आ रही है वो उस विड्रॉल को ओवरकम नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस सी लगती है। रिलेशनशिप का लोकस ऑफ कंट्रोल उसके पास है नहीं, वो अपनी मर्जी से ना तो बेनिफिशियरी को कॉल कर सकता है, ना उससे मिल सकता है, ना उससे बात कर सकता है, ना उसके किसी साथी से बात कर सकता है। तो इस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और इस डिप्रेशन की वजह से घर वालों के साथ इतनी बातचीत नहीं कर पाता, इंटरेक्ट नहीं कर पाता, अपने काम पे भी ध्यान नहीं लगा पाता, अपने जो वर्क है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाता। जो स्टूडेंट्स है मान लो कोई भी, तो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस दरमियान। क्यों? क्योंकि आप कोई भी ऐसा टास्क कर रहे हो, जब आप ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हो और आप कोई ऐसा टास्क, आपने एम निर्धारित कर रखा है जिसके अंदर आपको अपनी कॉन्शियस बहुत ज़बरदस्त चाहिए, जिसके अंदर आपका फोकस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, उस समय तो ये ब्रेकअप और ज़्यादा परेशान करता है। क्योंकि उस समय हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, हमारे जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, पर ब्रेकअप की वजह से हम हमारे जो एफर्ट्स है वो प्रॉपर वे में नहीं डाल पाते, जिसके कारण हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जो आउटकम मिलना चाहिए था एग्जाम के अंदर, वो आउटकम हमें नहीं मिल पाता। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसकी वजह से सफरर जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है और इसमें इस तरह के गाने बजते हैं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तो इसके अंदर जो व्यक्ति है वो आसपास की सराउंडिंग से, अपने आसपास के जो लोग हैं उन सब से दूरी बना लेता है। फिर उसके कारण उसको किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं होता। एक बार जब उसका भरोसा टूट गया तो फिर वो नए रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो इजीली लोगों के ऊपर फेथ नहीं कर पाता। तो दोस्तों ये 4th स्टेज होती है डिप्रेशन की। उसके बाद जो 5th स्टेज आती है, जो 5वीं स्टेज आती है, वो आती है एक्सेप्टेंस की। दोस्तों जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब ये कहते हैं कि भाई एक्सेप्ट करो। जबकि दोस्तों एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो एक ही दिन में नहीं आती। दरअसल एक्सेप्टेंस तक पहुंचने के लिए इन सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले शॉक डिनाइल की फेज से भी गुजरना पड़ेगा, उसके बाद एंगर की फेज आती है, फिर बार्गेनिंग की फेज आती है, फिर डिप्रेशन की फेज आती है और उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस की फेज। एक्सेप्टेंस की फेज में दरअसल जो सफरर होता है वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो प्रकृति का नियम है कि लोग आपस में मिलते हैं और आपस में फिर दूर हो जाते हैं। रिश्ता बनता है इसलिए ताकि वो एक दिन टूट सके। तो इस तरह की उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो इसके लिए यहां से मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये यहां पर आते आते उसके लिए इस चीज़ से मूव ऑन होना ईजी होता है। दोस्तों ये जो चारों फेज है ये काफ़ी उसके लिए परेशान वाले होते हैं। 5वें फेज के अंदर वो इजीली इस चीज़ से मूव ऑन कर जाता है। ये भी उसी फेज में आ जाता है जिस फेज में बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी स्टार्टिंग से ही एक्सेप्टेंस वाले मोड में होता है, लेकिन जो सफरर है वो स्टार्टिंग से एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं होता, वो 5th स्टेज में आता है एक्सेप्टेंस के मोड में। दरअसल जो बेनिफिशियरी होता है उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस आती है वो एक्टिव एक्सेप्टेंस आती है, जबकि जो सफरर है उसके अंदर पैसिव एक्सेप्टेंस आती है। ये एक्टिव और पैसिव क्या होता है कि बेनिफिशियरी को कारण पता होता है किस वजह से आगे बढ़ना है। सफरर जो इस चीज को फेस करता है इसकी वजह से उसको एक कारण मिल जाता है कि भाई अब इतना मैं परेशान हुआ हूं उस पर्सन के लिए, क्या अभी भी मैं उसके पीछे अपनी जिंदगी खराब करूंगा? क्या मैं अभी भी अपना सारा करियर खराब कर दूंगा उस पर्सन की वजह से जिसको मेरी केयर तक नहीं है, जिसको मेरी याद तक नहीं आती, जो मेरा ख्याल तक नहीं रखता? इन सब चीजों की वजह से उसके अंदर पैसिव एक्सेप्टेंस डेवलप हो जाती है और पैसिव एक्सेप्टेंस जैसे ही आती है वो आगे निकल जाता है। फिर वो इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को समझ लेता है कि भाई चीजें बनती ही बिखरने के लिए है। तो ठीक है भाई, जब हम मिले थे उससे पहले भी तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम दोनों अजनबी थे, चलो ठीक है अभी भी हम एक दूसरे के लिए अजनबी है, ये ऐसा मान लिया जाए। तो वो इस फेज में आके मान लेता और यहां पे फिर उसके कुछ इस तरह के गाने शुरू हो जाते हैं कि आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कहीं इत्तेफाक से कितने हसीन लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। मतलब हम जब सड़क पे चलते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोगों को हम जानते हैं, उसमें से कुछ लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, उनको छोड़ना होता है, अपनी मंजिल की तरफ हम आगे बढ़ते जाते हैं। सड़क पर जब हम चलते हैं तो एक टैक्सी पकड़ते हैं, एक टैक्सी छोड़ के दूसरी टैक्सी में चले जाते हैं और धीरे धीरे हम, ये जो टैक्सियां हैं ये साधन है, ये हमारी मंजिलें नहीं है। तो ये चीज़ उनको
एक्सेप्टेंस में आने लग जाती है कि हमारा जो लाइफ का एम है, लाइफ को जीना, तो वो उनको एग्जैक्टली समझ में आने लग जाता है जब वो एक्सेप्टेंस वाले फेज में आ जाते हैं। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, अराउंड 4 to 6 मंथ का एक टाइम पीरियड लगता है इस पूरे फेज से बाहर आने में। जो ब्रेकअप है उस पूरे प्रोसेस से बाहर आने में अराउंड 4 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है। तो ये दोस्तों टाइम टेकिंग चीज है। जैसे बहुत सारे जो वीडियोस है उसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप स्वीकार करो, आप एक्सेप्ट करो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम ये कर सकते हो। दोस्तों हर इंसान कर सकता है। वो बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ने के बारे में सोचो। दोस्तों हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, वो कोई भी नहीं चाहता है कि वो उस परेशानी को झेले। हर इंसान उस चीज से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो नहीं निकल पा रहा होता, उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, तभी तो वो ये सब चीजें कर रहा होता है। तो दोस्तों हमें यहां पे ये समझने की जरूरत है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। तो इसके अंदर प्रॉपर 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। और जब एक बार एक्सेप्टेंस आ जाती है तो हम वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे हम रिलेशनशिप से पहले थे। हमें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस वाले मोड के अंदर यहां पर हम आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या आपके आसपास कोई ब्रेकअप से गुजर रहा है, आपका कोई फ्रेंड गुजर रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उसको बताएं कि भाई अभी कौन सी वाली फेज के अंदर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है DRK TV या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों जो YouTube चैनल पे जो घंटी का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।